गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम यहाँ पर देख रहे थे कि जो दिव्या है, दिव्या की जो भाषा शैली है काफी ज्यादा तत्सम शब्दों से भरी हुई है और दिव्या को यशपाल जी ने लिखा है। यशपाल जी जो एक मार्क्सवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। आपने जब यशपाल जी को एज अ उपन्यासकार पढ़ा तो इनके किस किस उपन्यासों का अध्ययन आपने किया है, मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि यशपाल जी को जब हम पेपर 1 में, कहाँ पर पढ़ रहे हैं हम इनको पेपर 1 में भी पढ़ रहे हैं क्या? यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं हमने आपसे कहा था कि आप अपना टाइम मैनेज करके चलें क्योंकि हम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। मुस्कान भारती, क्या दिक्कत हुई बच्चे? अभी बहुत वायरल चल रहा है। अभी फिलहाल मैं खुद एंटीबायोटिक खा के खड़ी हुई हूँ। मैंने परसों भी क्लास ली थी आप लोगों की, आप तो आई नहीं थी क्लास में, बाद में आपने ऑब्वियसली देखी होगी क्लास को। ठीक है, 1:30 बजे टाइम है, अभी 1-2 दिन का समय दीजिए। 15 अगस्त का फंक्शन होने के बाद यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी रहती है। जो एनसीआर, जहाँ दिल्ली से मैं आती हूँ, तो तमाम तरीके के यातायात प्रतिबंध लगाए जाते हैं फॉर द सिक्योरिटी कंसर्न ऑफ द नेशन। ठीक है, देश को सिक्योर करने के लिए। तो अभी 1-2 दिन का मुझे समय दीजिए। 16 अगस्त से आपकी कोई क्लास प्रभावित नहीं होगी। 1:30 बजे से 3 बजे आपकी प्रतिदिन क्लास चलेगी। आप प्लीज उसके लिए चिंताग्रस्त ना होइए। ठीक है, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना? बाकी आपने 11 अगस्त को आई होप क्लास ली होगी। कल भी हम क्लास लेंगे 1 घंटे की, जिसमें हम आंसर क्वेश्चन करेंगे जैसे हमने पहले किए थे। तो हम उसमें करेंगे जो हमारा रहा है मन्नू भंडारी जी का उपन्यास, ठीक है, महाभोज, उसके कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे कल क्लास में, राइट? वो 6 बजे रहेगी शाम को, आप उसको जरूर लीजिएगा। तो मैंने कहा यशपाल जी जो है, यशपाल जी के ऊपर मार्क्सवाद का प्रभाव, और मार्क्सवाद के प्रभाव को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके का प्रभाव उनके विचारों पर रहा होगा। और जब हम दिव्या की बात करते हैं तो दिव्या खास तौर पे हमारा कब का उपन्यास है? दिव्या हमारा उपन्यास है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड, और ये बौद्ध काल का उपन्यास है। और इस बौद्ध काल के उपन्यास में आप देखेंगे कि दिव्या को इसमें उन सभी परिस्थितियों को दिखाया गया है। हम इसे पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके क्योंकि इसकी भाषा काफी ज्यादा क्लिष्ट है ना? तो दिव्या को बौद्ध स्थान होता है जहां पर बुद्धिस्ट रहते हैं, वहां पर इन्हें जगह नहीं मिलती है, इस उपन्यास में दिखाया गया है। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं के साथ में जगह नहीं मिल पाती और वे कई बार बौद्ध विहार में पहुंचती है। रचना के शुरू में भी पहुंचती है। रचना की शुरुआत एवं अंत में भी पहुंचती है। ठीक है, आपने अगर पढ़ा होगा तो समझ में आई होंगी चीजें आपको। ठीक है जी, चल। तो पहला आप पेज खोलेंगे मेरे साथ, पहला पन्ना खोल लीजिए फटाफट से। देखो इसमें क्या है, जब आप पहला पेज खोलते होंगे तो आपको दिखाई देंगे कुछ सेगमेंट्स। क्या क्या सेगमेंट्स हैं इनको फटाफट से देखेंगे, और जिनके पास नहीं है वो लिख लेंगे कि सबसे जो पहला सेगमेंट है वो है मधु पर्व का सेगमेंट। ठीक है, दूसरा है धर्मस्थ का प्रसाद। आप मुझे बताएं प्रसाद का मतलब क्या होता है? धर्मस्थ का प्रसाद ही लिखा हुआ है इन्होंने। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रेस्त का लिखा हुआ है, और चौथा लिखा हुआ है आचार्य प्रवर्धन का, है ना? ये क्या है? ये सेगमेंट्स हैं इनके, है ना? आचार्य प्रवर्धन का लिखा हुआ है, और माफी चाहूंगी, ये सेगमेंट्स हैं। तो आपने पढ़ा तो सभी ने होगा, जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ ले इन चीजों को, है ना? नेक्स्ट आपका आ जाता है आत्मसमर्पण का है, और नेक्स्ट है विकट वास्तव। नेक्स्ट आ जाता है आपका तात धर्मस्थ। ठीक है, दारा, ये सब इनके नाम है। दारा बनती है, अंशुमाला बनती है। ठीक है, क्या बनती है? अंशुमाला बनती है, अंशुमाला। एक यहाँ पर है सागल किसका नाम है? नगरी है सागल। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है पृथुसेन। वापस आ जाते हैं पृथुसेन एवं रुद्रधीर। ठीक है, मल्लिका और
दिव्या। ये इतने सारे इसके सेगमेंट्स हैं, ये इतने सारे इसके सेगमेंट है। दिव्या समझ में नहीं आ रहा है अब्दुल्ला जी को, कोई बात नहीं, दिव्या से स्टार्ट। अर्पिता जी बिल्कुल, और स्लो ही पढ़ाएंगे बिल्कुल। मुस्कान हो बच्चे क्लास में, ठीक है। यहाँ पर पेज है 200 पेज है मेरे पास। जो कृति है ये वाली है, ठीक है, देख लीजिएगा। ये वाली कृति है जिसमें 200 पन्ने हैं, इसमें 200। तो आपको क्या लगता है कितने दिन में हम इसे खत्म कर देंगे? कवर पेज दिखा दीजिए। रजिया, ये बच्चे रजिया ये है। कल हमारी क्लास 6 बजे होगी, सभी प्रेजेंट रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, ठीक है। 6 बजे रहेगी हमारी क्लास। 6 बजे रखना है, 1:30 बजे रखना है? बताओ, 1:30 से 3 या 6 से 7? अब देखो, इसमें आप पहला खोल लीजिए, पहला पन्ना जिसपे लिखा है प्राकथन, और प्राकथन में जो लिखा है पहली लाइन वो 2010 में पूछी गई है, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे कि प्राकथन में से भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर ये प्राकथन की लाइन है, दिव्या इतिहास नहीं, दिव्या इतिहास नहीं, ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। क्या है? ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। ये आपका पूछा गया है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2010 में। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2010 क्या पूछा गया है? पूछा गया है यहाँ पर जी। मुस्कान अब दिख रहे हैं बच्चे आपके कमेंट? आधे बच्चे दिख नहीं रहे थे, कई मुझे बता रहे थे उस दिन में, है ना? ठीक है, 6 से 7 रखेंगे। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछा गया आपसे, कह रहे हैं कि दिव्या इतिहास नहीं, एक ऐतिहासिक, दिव्या इतिहास नहीं है, यानी कि दिव्या कोई ऐसा हिस्टोरिक नहीं है। ये क्या है? ये एक प्रकार का कल्पना मात्र है। इट इज एन इमेजिनेशन। किसकी? यशपाल जी की। उन्होंने बोध काल में किस तरीके से स्त्रियों की गति दिशा रही होगी उस चीज को यहाँ पर एक तरीके से माना है, ऐसा उन्होंने अपने इसमें कल्पना करके देखी है, ठीक है। इसको पढ़ते रहेंगे। प्राकथन खोल लीजिए, शुरू यहीं से होता है। सबके पास नोवेल है? सबके पास है या किसके पास नहीं है? रजिया, अब्दुल्ला, मुस्कान, रवि, और हमारे पास और कौन है? हमारे पास है और बच्चे जितने भी हैं वो मुझे बताएं कि ये नॉवल है आपके पास या नहीं है। तो दिव्या इतिहास नहीं, ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर व्यक्ति और समाज की प्रवृत्ति और गति का चित्र, यानी कि ये जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बुद्धा का नाम आपने सभी ने सुना होगा। बुद्ध, गौतम था उनका नाम, गौतम जो बुद्ध हो गए। बुद्ध यानी किसी का नाम नहीं होता। जो व्यक्ति बोधि को प्राप्त कर ले, जो व्यक्ति बोधि को, ज्ञान को प्राप्त कर ले, उसी को बुद्ध कहा जाता है, ठीक है। जो व्यक्ति बोधि को प्राप्त कर ले, ज्ञानी बन जाए, उसी को बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध वही है जो जिनके पुत्र का नाम राहुल और उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, और जिनकी माता जी का देहांत हो गया था और जिनको उनकी जो मौसी है उन्होंने पाला था। मौसी का नाम बताएं, और उनकी मौसी ही पहली शिष्या उनकी बनी फीमेल में, ठीक है। और बुद्धा को उनके पिताजी ने कुछ भी नहीं दिखाया इस तरीके का कि कोई व्यक्ति मर रहा है, कोई बुजुर्ग होता है, कोई बूढ़ा होता है, खाल लटक जाती है, वो सब चीजें बुद्धा को नहीं दिखाई गई। उनका नाम बचपन का क्या था? गौतम था या सिद्धार्थ था? बताएं बताएं नाम क्या था? पढ़ा तो है, समझ, अरे रुक जाओ, पढ़ लेना। मोहम्मद साहिल, बच्चे दुकान पे मिलेगा ना, कहाँ से लेना है ये? इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। फ्रॉम वेयर यू कैन गेट दिस बुक? कोई बुक शॉप होगी ना आपके आसपास, वहां से लीजिए, नहीं तो अमेजोन वगैरह पर क्लिक करिए, वहां पर मिलेगा। देखिए, थोड़ा सा स्मार्ट होने की जरूरत है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा उस भीड़ से निकलने की जरूरत होगी। आप ऐसे 2022 में ऐसे किसी गांव में मेरे हिसाब से नहीं रह रहे होंगे जहां पर फ्लिपकार्ट, अमेजोन नहीं आता। आसपास कस्बा होगा, वहां पर जाकर दिव्या लीजिए, यशपाल जी का, ठीक है। चलिए, प्रजापति गौतमी, बिल्कुल। और ये कौन थी? मौसी थी उनकी, इन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा ना, गौतम बुद्धा। तो इनकी माता जी का देहांत हो गया था और उसके बाद में सिद्धार्थ को किसने पालन पोषण किया? इनकी मौसी ने। और उसके बाद इनको बड़े ही प्यार से, प्रेम से रखा गया, और ये जो है एक अच्छे कुल में पैदा हुए, जन्मे, पर इन्होंने उसी कुल, उसी जो चीजें हैं उसी को खत्म करने के लिए, मूर्ति पूजा को खत्म करने के लिए, जाति पाति को, धर्म को, इन सब को खत्म करने के लिए इन्होंने बड़ा ही प्रयास किया, बड़ी ही इन्होंने स्तुतियां करी। और एक बार ये इनको बाधा कुछ होती थी कि जानने में, जब इन्होंने चीजें देखी, जानी, तो इनको ये एहसास हुआ कि वास्तव में यशोधरा भी एक दिन ऐसे ही जीर्ण हो जाएगी,
जब इन्होंने किसी की अर्थी को जाते हुए देखा तो इन्होंने कहा इस इंसान को क्या हुआ? बोला मर गया। मर गया माने संसार छोड़कर चला गया। तो बोला क्यों? तो लोग रो रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि उनका कोई छिन गया है, उनका कोई छिन गया है, इसलिए लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तो इन्होंने देखा, इन्होंने कहा कि ये दुख है और इस दुख का कारण क्या है और इस दुख का निवारण क्या है। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ आर्य सत्यों की भी खोज करी और इन्होंने अपने इस शुरुआत में इन्होंने ऐसा कहा कि हमारा जो भी संघ होगा, यानी कि जो भी हमारी जहां पर भी हम मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, समाधियां लगाएंगे, तो उस संघ के कुछ नियम कानून कायदे होने चाहिए। वहां पर स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, कहीं अपनी दशा से भंग ना हो जाए, ये सब सोचकर इन्होंने ये किया, ताकि समाधि में समाधिस्थ व्यक्ति को किसी भी प्रकार के रूप, सौंदर्य और किसी भी प्रकार का जो कोई ऐसा भाव उनको ना विचलित कर सके। इसके चलते इन्होंने इस तरीके के कार्यक्रम बनाए। हालांकि बाद में जब समानता की बात आई तो इन्होंने स्त्रियों के प्रवेश को भी किया। मूर्ति पूजा के हमेशा खंडन में रहे हैं, परंतु अब आप देखेंगे जब हीनयान, महायान और एक और शाखा बन गई वज्रयान, तांत्रिक आदि में विश्वास करती है, तो जब हीनयान, महायान आदि ब्रांचेस को आप बुद्धिस्ट रिलीजन में देखते हैं, हालांकि इट्स नॉट अ रिलीजन, ठीक है, इसको हमने बांध दिया एक धर्म में, इट्स नॉट अ रिलीजन, ठीक है, समझेंगे इस चीज को। तो वहां पर आप देखते हैं कि हीनयान वह है जो गौतम की, सिद्धार्थ की या बुद्धा की टीचिंग्स यानी कि उनकी शिक्षाओं में बिलीव करते हैं, और महायान कौन है? जो उनको एक ईश्वर, एक परमेश्वर के रूप में मूर्ति पूजा उनकी किया करते हैं। एक और आप देखोगे जो वज्रयान के नाम से जानी जाती है, जिसमें कुछ तिलिस्मी या कुछ इस तरीके की कथाओं का वर्णन किया जाता है। आपने जातक कथाओं को भी सुना होगा, खैर ये बुद्धिस्ट है, आप इतिहास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। यहाँ पर लिखा है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर यानी कि उस बैकग्राउंड पर यह एक व्यक्ति और समाज की प्रवृत्ति और गति का चित्र है। लेखक ने कला के अनुराग ने काल्पनिक चित्र में ऐतिहासिक वातावरण के आधार पर यथार्थ का रंग देने का प्रयत्न किया है। चित्र में त्रुटि रह जाना संभव है। बहुत ही सिंपल सी बात कही है इन्होंने कहा है कि जो लेखक है यशपाल जी, उन्होंने क्या किया है, अपनी कला के अनुराग, कौन सी अनुराग है उनको साहित्य का अनुराग है, यानी कि उससे बड़ा प्रेम करते हैं, और उस अनुराग में उन्होंने उस काल्पनिक चित्र को एक इतिहास की सराउंडिंग में, एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड में रखने पर यथार्थ यानी सच्चाई का रंग देने की कोशिश करी। और बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि इस रंग देने में कोई ना कोई त्रुटि जरूर रह जाएगी। उस समय का इतिहास यथेष्ट प्राप्य नहीं, यथेष्ट का हिंदी अर्थ लिख लीजिए, यथेष्ट कहते हैं सफिशिएंट को, यथेष्ट कहते हैं जो है मतलब सफिशिएंट, आप लोग समझ रहे हैं ना, जितने की जरूरत है उतनी चीज, ठीक है, जितने की जरूरत है उतनी दूर। बच्चे मोहम्मद साहिल वहीं से आप ले आना या फिर आप ऑनलाइन वगैरह ऑर्डर कर दो। अगर किसी के पास हो इसकी सॉफ्ट कॉपी तो वो साहिल जी को जरूर दे दे, है ना। अगर मेरे पास होगी साहिल तो मैं जरूर आपको रेफर कर दूंगी, ठीक है, उससे पढ़ लीजिएगा आप, है ना। और किसी दिन एक दिन अपना बुक लिस्ट बना करके बढ़िया से वहाँ 45 किलोमीटर कस्बा में जाइए, वहाँ किसी से सेटिंग करिए, सेटिंग इन द सेंस बहुत ही पॉजिटिवली कि अगर भैया आपके पास ये किताबें नहीं है तो आप हमारे लिए ला दीजिए, 10-20 रुपए उनको दे दीजिए एक्स्ट्रा, ठीक है, लाने होने का। और बाकी कोशिश करिए थोड़ा कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलिए। और नहीं है तो बहुत सारी ऐसे दिल्ली में शॉप्स हैं जो घरों पर डिलीवर कराती हैं, कुरियर कराती हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ बच्चों से आप थोड़ा बनाए रखें अपना संपर्क। उस समय का इतिहास यथेष्ट प्राप्य नहीं, यथेष्ट कहा जाता है सफिशिएंट को, और प्राप्य कहा जाता है जिसे प्राप्त किया जा सके, ठीक है, समझ गए ये चीजें। इसी तरीके से पढ़ लेंगे हम सारे शब्दों को। जो प्राप्य है उस पर लेखक का विशेष अधिकार नहीं, यानी कि जो प्राप्त किया जा सकता है उस पर लेखक का बहुत ज्यादा विशेष अधिकार नहीं। अपनी इसी न्यूनता को जान करके लेखक ने कल्पना के आधार पर उस समय को बनाया। कारण है उस समय के चित्र में ऐतिहासिक काल के प्रति लेखक का मोह, यानी कि लेखक जो है हमारे यशपाल जी, उनका मोह भरा पड़ा है। कहां पर उनका मोह है? कहां पर उनका मोह है? इतिहास के उसी काल के आधार पर अपनी रचना को लिखना। सूक्ष्मदर्शी पाठक के प्रति अन्याय हो सकता है, यानी कि अगर आप ऐसा सूक्ष्मदर्शी लगा करके देखोगे कि उस समय तो ये था नहीं वो था, है ना, तो वो चीजें अन्याय हो जाएंगी। उनके अनुराग कला के प्रति बहुत ज्यादा है। असंगति देखकर उन्हें विरक्ति भी हो सकती है, यानी कि विरक्ति कहा जाता है एक तरीके का ऐसा भाव जैसे वैराग्य, है ना, वैराग्य, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके की असंगति उनके प्रति करेंगे कि हर चीज में एकदम बाल का खाल निकालने की कोशिश करेंगे, तो वह एक प्रकार का वैराग्य हो सकता है। अपने अतीत का मनन और मंथन हम भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं। इस तरीके की चीजें आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, लिखिए फटाफट से इसको कि अपने अतीत, अपने
अतीत का, आपको लगेगा प्राकथन में इतनी सारी चीजें जान लेने के लिए, अतीत का मनन एवं मंथन हम भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से ही कर सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या हो सकता है इसका। देखो, आपको इसमें किस किस शब्द का अर्थ नहीं पता, बिल्कुल लिटरल शब्द समझने की कोशिश ना करें कि हमें तो हर चीज का पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है अपने अतीत, अतीत कहा जाता है भूतकाल को, भूतकाल ही है ना जो बुद्ध काल है हमारा, का मनन एवं मंथन, यानी कि मनन जो चीज हम अपने मन से अंदर एनालाइज करते हैं, मंथन यानी कि वही चीज है, एक ही चीज है, यानी कि घूट देते हैं उसको, हम घोट देते हैं अंदर, एवं भविष्य, घोट यानी वो वाला नहीं, नेगेटिवली नहीं, मतलब उसको घोट के पी जाना, यानी मंथन करना के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से ही हम अपने अतीत को, आप अपने दादाजी का नाम क्यों लेते हैं, उनकी फोटो टांगे हुए, उनके पद चिन्ह पर वो ऐसे थे वैसे, इसलिए ताकि हम भविष्य को सुधार सकें। इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं, ठीक। तो वही ये भी कहना चाहते हैं इसमें, लिखिए इतिहास के प्रति यशपाल की जो सोच है, लिखिए इसमें कि इतिहास के प्रति लेखक की सोच, यानी कि लेखक हमारे यशपाल जी है ना, लेखक का उपयोगितावादी नजरिया है, इसे कहा जाता है यूटिलिटेरियन, यानी कि उपयोगितावादी, उपयोगितावादी नजरिया है। हमारे जो राइटर हैं यशपाल जी, इतिहास को वो एक उपयोगितावादी नजरिए से देखते हैं। उपयोगितावादी का मतलब होता है कि जिसे वो ये मान करके चल रहे हैं कि भाई हम इतिहास को इसलिए पढ़ें, आधे लोग कहते हैं ना इतिहास क्यों पढ़ें, तो इतिहास क्योंकि उपयोगी है, जिसके बल पर चल करके ये जो कथन उन्होंने लिखा है, ये कथन इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये है बच्चे कवर, ये कथन इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो भविष्य होगा वो भविष्य काफी क्या होगा, इतिहास के ही पद चिन्हों पर चलेगा। तो इसीलिए कहा कि अपने अतीत का मंथन, अपने अतीत का मनन हम भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से कर सकते हैं। और दिव्या केवल एक इतिहास नहीं, एक इतिहास का की पात्र के रूप में हम कल्पना उसकी कर रहे हैं, यानी कि हम अपने इतिहास को इसलिए मंथन कर रहे हैं, इसलिए मनन कर रहे हैं ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो, हम उन चीजों से कुछ सीखें, उन चीजों से कुछ अपनाएं। तो यानी कि यहाँ पर ये इस चीज को, ठीक है, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, इतिहास के प्रति लेखक का जो नजरिया है वो बहुत ही उपयोगितावादी है, और इसलिए इन्होंने उपयोगितावादी नजरिया है, इसलिए यशपाल इतिहास की तरफ एक विशिष्ट उद्देश्य है उनका, इसलिए वो वहां पर जाना चाहते हैं, विशिष्ट उद्देश्य से जाना चाहते हैं, ठीक है। अब क्या है वो विशिष्ट उद्देश्य, ये दो हो सकते हैं, लिखे इसे, ये दो कौन से उद्देश्य हो सकते हैं, इन उद्देश्यों को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दो कौन कौन से उद्देश्य हैं, या तो वर्तमान यानी कि जो अभी चल रहा है, हीनता का प्रत्युत्तर वे अतीत यानी कि भूतकाल में जाकर ढूंढते हैं, या फिर एक और हो सकता है यहां पर कि वो भविष्य के संकेत पाने के लिए अतीत में जाए। दो चीजें होंगी, देखो समझ में आ रहा है, ब्लैक एंड रेड एंड ऑरेंज क्या कह रहे हैं।
एक सुझाव है, जब आप क्लास स्टार्ट में 5 हार्ड वर्ड, चलिए ठीक है निकेत जी, बिल्कुल 5 हार्ड वर्ड ओके। वैसे आपका जो ये उपन्यास है, इसके पीछे की अगर आप टर्मिनोलॉजीज को पढ़ लेंगे थोड़ा सा, तो वहां से भी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी नहीं आ रही होंगी आपको, वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच अनिकेत जी। यहाँ पर लिखा है कि जो लेखक है वो इतिहास को क्यों लेकर आए। जैसे कि आप देखें, प्रेमचंद का जो नजरिया था वो ये था कि हम ये जो जगत है, ये जो जहान है, इसकी यथार्थ समस्याओं को मैं उभार के रखूं। महिलाएं किस तरीके से परेशान है, बच्चे किस तरीके से परेशान है, दलित किस तरीके से परेशान है, ग्रामीण किसान, जो भी चीजें थी उनका ये नजरिया था। यहाँ पर जो हमारे यशपाल जी हैं, इनका नजरिया क्या है? इनका नजरिया है भूतकाल में, यानी कि जो चीजें हो चुकी हैं अतीत में, उन अतीत की चीजों को लेकर आना। इसके पीछे 2 तर्क यहाँ पर हम बता सकते हैं। दो चीजें हो सकती हैं कि क्यों गए। या तो ये वर्तमान की हीनता, यानी कि आज हम देखें तो हम विश्वगुरु रहे हैं। क्या रहे हैं हम रहे हैं बच्चे विश्वगुरु, है ना। विश्व गुरु का मतलब होता है कि हम पूरी दुनिया में सबसे महान थे, है ना। हम पूरी दुनिया में सबसे महान थे और सबसे बुद्धिमान थे। ठीक है, आज हम 2022 में देखते हैं कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए, तकनीकों के लिए हम दूसरे देशों की तरफ मुंह झांकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसर्च और अनुसंधान उतना ज्यादा नहीं है जितना अन्य देशों के पास है। समझ रहे? तो ये जो खामी आई, ये जो गैप आया, ये क्यों आया? तो हालांकि अब तो हम और बहुत ज्यादा तरक्की करते हुए जा रहे हैं। तो यहां पर वर्तमान की जो हीनता है, हीनता किसको कहा जाता है आप सभी को पता है। हीनता का मतलब होता है जब हम किसी चीज में कम होते हैं, गरीब होते हैं, कमजोर होते हैं, तो उसका प्रत्युत्तर, यानी कि जो हमने उत्तर दिया उसका भी उत्तर, है ना, एक तरीके से। तो उसके प्रत्युत्तर में हम कहां पर जाकर हमारे यशपाल जी ढूंढ रहे हैं? अतीत में ढूंढ रहे हैं समस्या का उत्तर, कि हमने क्यों, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर विचारे इन प्रश्नों का उत्तर सभी। ठीक है, भारतेंदु जी ने कहा। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसमें जब ये यहां पर इस उत्तर को जाकर के अतीत में ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने एक ऐतिहासिक परिदृश्य की पृष्ठभूमि में रहकर के दिव्या को लिखा है। दूसरी चीज, हम इतिहास में यशपाल के साथ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें भविष्य में अच्छा होगा ऐसे के संकेत हमें कहां से मिलेंगे? यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, यहां से मिल जाएंगे। ठीक मोहम्मद शाहिल, आगे देखेंगे आप यहां पर 2 चीजें और लिख लीजिए कि इतिहास की विकासवादी धारणा में, दूसरा कि इतिहास की विकासवादी धारणा में विश्वास है हमारे यशपाल जी का। इतिहास की एक जो विकासवादी, एक ही पैरा पड़ा है, अभी डरा नहीं रही हूं, विकासवादी अवधारणा में यशपाल जी का विश्वास है। अतः इसलिए दिव्या उपन्यास की पृष्ठभूमि को, इसलिए दिव्या उपन्यास की पृष्ठभूमि को ऐतिहासिक परिदृश्य से जोड़ती है। ठीक है, ये किसके उत्तर हैं? ये उसके उत्तर है कि भाई इतनी समस्याएं ऑलरेडी हमारे जगत में है, तो ये यहां पर क्यों चले गए हैं। ठीक है, बिल्कुल, हीनता का मतलब कमी ही होता है, कमजोरी ही होता है, परिदृश्य से जोड़ दिया गया है। डन भाई। नेक्स्ट बात, तीसरी बात लिखे कि क्यों इसमें जाकर के डूब गए हैं। दिव्या उपन्यास में यशपाल जी ने इतिहास की मानव सापेक्ष
व्याख्या की है। यानी कि मानव के साथ में जो फिट बैठ पाए, मनुष्य के साथ में जो, अब ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा ना कि फिर वो आया एक व्यक्ति, मान ले रुद्रधीर हवा में उड़ गया। मानव सापेक्ष का मतलब है कि जब दिव्या शारीरिक क्रियाओं में अभिलिप्त होती है तो दिव्या गर्भवती हो जाती है, और दिव्या 6, 7, 8 महीने के बाद एक बच्चे को जन्मती है। दिव्या का पेट बढ़ता है। दिव्या अपने घर में अपने आप को वस्त्रों के बीच में छिपा कर रहती है। दिव्या लोक लाज से घर से भाग जाती है, क्योंकि बिन ब्याही माँ को ना उस समय, ना उस इतिहास में कोई मान्यता थी, ना आज तो चलो थोड़ी बहुत हो भी जाती है ना। उस समय ऐसी महिलाएं त्याज्य होती थी, त्याग देने योग्य होती थी। तो ये क्या है? ये मानव सापेक्ष है। ऐसा नहीं बताया कि दिव्या को सूर्य भगवान या चंद्र देवता या जल या अन्य किसी ऐसी कल्पना को कर लेना, या जो हमारी माइथोलॉजी में दिखाई गई हैं कहानियां, उनके सापेक्ष दिव्या को नहीं रखा गया। दिव्या को एक पुरुष से प्यार है, प्रेम है, और उसी प्रेम के अभिभूत जब दिव्या होती है तो ही दिव्या गर्भवती होती है। समझ रहे? तो यहां पर क्या है? दिव्या का गर्भवती होना एक मानव सापेक्ष रचना है। दिव्या का दर दर घूमना एक मानव सापेक्ष रचना है। नहीं तो दिव्या चमत्कार हो जाता, दिव्या कुछ ऐसा कर देती, नहीं वैसा कर देती। तो यहां पर ये चीज है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट। यशपाल अपने इस महान या अपने इस उपन्यास दिव्या में इस अवधारणा को खारिज कर देते हैं। कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। कम से कम घटनाओं के संबंध में तो यह सत्य नहीं है। यशपाल ने दिव्य उपन्यास में जितनी घटनाओं को दिखाया है, अगर हम देखें तो दिव्या है, दिव्या अंशुमाला भी बनती है, दिव्या तारा भी बनती है, दिव्या न जाने वैश्याओं के कितने रूप में आती है। दिव्या एक जगह एक बच्चे की माँ के रूप में आती है, एक जगह किराए की माँ के रूप में आती है। उसके बच्चे का जो था दूध नहीं आता था तो दिव्या पिलाती है, अपने बच्चे को भूखा छोड़ती। तो दिव्या ने जाने कितनी सारी चीजों को सहा और झेला। उनकी नेचर हो सकता है एक जैसे आपको लगते हो, पर जो घटनाएं हैं, घटनाओं के क्रम में इतिहास कभी आपको अपने आप को नहीं दोहराता। ऐसा यशपाल ने इस उपन्यास में माना है कि भाई यहां पर इतिहास अपने आप को नहीं दोहराता है। ठीक है, डन, ओके। ये चीजें हो गई आपकी। इसमें लिखेंगे, इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट, अपने अतीत का मनन और मंथन भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं। इसे क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि दो कारणों से इतिहास की तरफ लौट जाना चाहते हैं यशपाल। एक तो इसलिए कि यशपाल अतीत में इसलिए जाना चाहते हैं कि अतीत बहुत अच्छा है और वहां से हमें संकेत मिलेंगे कि हम भविष्य में अच्छा कर सकते हैं, और दूसरा
जो हीनता हमारे अंदर आई है अभी वर्तमान को देख करके, उस हीनता से हम निकल जाना, उबर जाना चाहते हैं। किसके चलते? इतिहास के चलते। कह रहे हैं वर्तमान में अपने आप को असमर्थ पाकर भी हम अतीत में अपनी क्षमता का परिचय पाते हैं। यानी कि अभी वर्तमान में हम क्या है, हम बहुत ही ज्यादा हीन हैं, हम बहुत ही ज्यादा असमर्थ हैं। पर जब हम, आप देखो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बारे में सोचती हूँ, वर्तमान में मैं अपना 100% नहीं दे पा रही हूँ, मान ले, तो हम कहाँ जाते हैं? हमने इतिहास को दोहराने की, हम अपने इतिहास को देखने की कोशिश करते हैं कि जब मैं 10वीं में थी, 12वीं में थी, ग्रेजुएशन में थी, तब मेरे इतना अंदर इतनी असीम क्षमताएं थी, असीम ऊर्जा थी। तो वो ऊर्जा, वो क्षमता अभी भी है, तो उससे हम क्या होते हैं? ऊर्जावान बन जाते हैं। आप अपने पर्सनल लेवल पर भी इस चीज को देखकर जानेंगे। वर्तमान में अपने आप को असमर्थ पाकर हम अपने अतीत में अपनी क्षमता को परिचय कराते हैं। इतिहास घटनाओं के रूप में अपनी पुनरावृत्ति नहीं करता। यही चीज लिखी ना मैंने कि यशपाल अपने इस उपन्यास में मानते हैं कि, इस अवधारणा को मानते हैं कि इतिहास अपने आप को कभी दोहराता नहीं है, खास तौर पर घटनाओं के संबंध में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, लिखा है ना, इतिहास घटनाओं के रूप में अपनी पुनरावृत्ति नहीं करता। यह चीज यशपाल ने अपने प्राकथन में कही है। इतिहास घटनाओं के रूप में अपनी पुनरावृत्ति नहीं करता। परिवर्तन का सत्य ही इतिहास का सत्य है, परंतु परिवर्तन की श्रृंखला में अपने अस्तित्व की रक्षा और विकास के लिए व्यक्ति और समाज का प्रयत्न निरंतर विद्यमान रहा है। यही सब परिवर्तनों की मूल प्रेरक शक्ति है। यानी कि यहाँ पर ये जो परिवर्तन है, इनके लिए यशपाल जी पूरी तरीके से सहमत है। और यहाँ पर एक बात और जान लीजिए कि परिवर्तनों की मूल शक्ति, यहाँ पर देखेंगे कि परिवर्तन की मूल शक्ति के रूप में यशपाल ने किसे माना है? कि परिवर्तन कौन कराता है? ईश्वरीय सत्ता। यशपाल ने ईश्वरीय सत्ता को माना है। किसको माना है? ईश्वरीय सत्ता को इन्होंने माना है। ठीक है, नेक्स्ट, इतिहास का तत्व विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति और समाज की रचनात्मक क्षमता का विश्लेषण करता है। मनुष्य केवल परिस्थितियों को सुलझाता ही नहीं, वह परिस्थितियों का निर्माण भी करता है। वह प्राकृतिक और भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन करता है और सामाजिक परिस्थितियों का भी सृष्टा है। अब देखो क्या कह रहा है? कह रहा है कि न केवल, एक तो होता है भाई जैसे सिचुएशन आई उसमें हम अपने आप को जूझ रहे हैं, उसमें हम जी रहे हैं बस। दूसरा होता है कि कुछ व्यक्ति कुछ सिचुएशंस को क्रिएट भी करते हैं। मान ले रात के समय कोई व्यक्ति बाहर जाए, देखो एक आया, आंधी तूफान आई, बारिश आई, अब हमने घर में पड़े हुए। यानी कि जैसी परिस्थिति आई हमने उसको सहन करने के लिए अपने आप को एबल करा, उसके लिए उसको हमने अपने शरीर को बनाया, ढाला। मान ले कहीं बाढ़ आई हुई है। दूसरा, न केवल व्यक्ति इन स्थितियों को सरवाइव करता है, वरन उनको बनाने के लिए भी तैयार रहता है। मान लिया कि बाढ़, आंधी, तूफान, इतने ज्यादा डिजास्टर क्यों आ रहे? मनुष्य ने बनाए। हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी, पेड़ काटे, दुनिया भर के पहाड़ पर्वत सब काट खाए, नाले नहरें जो भी होती थी मिट्टी डाल डाल ढक दी, जनसंख्या इतनी है घर बना ली उनपे। तो आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करो तो आपके साथ नहीं होगा। तो यहाँ पर ये यही कहना चाहते हैं कि मनुष्य केवल परिस्थितियों को सुलझाता ही नहीं, परिस्थितियों का निर्माण भी कर लेता है। प्राकृतिक और भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन भी करता है। प्राकृतिक परिस्थितियों में कर नहीं रहे हम परिवर्तन। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आया? भाई रुक जाओ यार, पहला पन्ना पढ़ रहे हैं अभी। अब्दुल्ला जी पहला पन्ना पढ़ रहे हैं अभी। चलो लिख लो क्वेश्चन, मैं लिखवा देती हूँ, कोई इशू नहीं है मुझे। शब्दावलियां नहीं आती है हमारी क्लास के स्टूडेंट्स को अभी तक। हीनता नहीं पता किसको कहते हैं। हाउ कैन यू अज्यूम स्टूडेंट विल राइट ऑल द क्वेश्चंस?
दिव्या में एक ऐसा सवाल आएगा, या आप पेपर खोल के देखिए पिछले साल का। मजाक बात कर रहे हो हैं? मैं लिखवा दूंगा सारे सवाल आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सृष्टा नहीं पता क्या होता है, सृजन करने वाला, सृष्टि का सृजन करने वाला मुस्कान, ईश्वर, ठीक है, बनाने वाला। इतिहास विश्वास ही नहीं, विश्लेषण की वस्तु है। इतिहास मनुष्य का अपनी परंपरा में आत्मविश्लेषण है। जैसे नदी में प्रतिक्षण नवीन जल बहने पर भी नदी का अस्तित्व और उसका नाम नहीं बदलता, वैसे ही किसी में जन्म चलो डन। ठीक है, कोई बात नहीं अब्दुल्ला जी, हम क्वेश्चन जल्दी करेंगे इसमें। ओके, चलिए, ये कह रहे हैं इतिहास विश्वास की नहीं, विश्लेषण की वस्तु है। इतिहास मनुष्य का अपनी परंपरा में आत्मविश्लेषण है। जैसे नदी में प्रतिक्षण बहने पर भी नदी का अस्तित्व और उसका नाम परिवर्तन नहीं होता है ना। नदी तो नदी रहती है ना, उसके नाम के आगे कुछ नदी नदी है, बह रही है ना। और क्या कह रहे हैं हम, वैसे ही किसी में जन्म मरण की निरंतर क्रिया के व्यवहार से परिवर्तन की वह जाति नहीं बदलती। अतीत में अपने रचनात्मक सामर्थ्य और परिस्थितियों के सुलझाव के अपने प्रयत्नों के परिचय से जाति वर्तमान और भविष्य के सुलझाव और रचना के लिए निर्देश पाती है। ठीक है, डन। ठीक है, नेक्स्ट। इतिहास के मंथन से प्राप्त अनुभवों के अनेक रत्नों में सबसे प्रकाशमान तथ्य है, मनुष्य भोगता नहीं करता है। चीजों को नोट करें, ठीक है। कह रहे हैं कि इतिहास के मंथन से इन्होंने क्या पाया, मनुष्य भोगता नहीं करता है। आपने पढ़ा होगा जब कक्षा 6 में पहली बार सेंटेंस सीखने गए होंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला, ये कौन है, ये है सब्जेक्ट, कार्य को करने वाला सब्जेक्ट। और हाँ नेहा, सबको बच्चे बुखार है, वायरल वगैरह। भोक्ता जो उस चीज को भुगत रहा है, सर्वाइवर, ठीक है, सर्वाइवर। क्या कह रहे हैं कि मनुष्य भोगता है, भोगता नहीं करता है। यानी कि भोगता भी है हालांकि मनुष्य। यशपाल जी ऐसा कह रहे हैं कि ये केवल कौन नहीं है, ये सर्वाइवर नहीं है, ये सब्जेक्ट यानी कर्ता। हमने ही तो किया ना सब कुछ। आप देखो जितने भी प्राकृतिक परिवर्तन हुए, प्राकृतिक परिवर्तन, जब हमारे दादाजी थे तो पेड़ नहीं काटते थे, हमारे दादाजी प्रकृति को संजोते थे। घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा होता था, घर के आंगन में नीम हुआ करते थे, पीपल हुआ करता था, गांव में कुएं हुआ करते थे।
प्रकृति को धागे बांधते थे, उन्हें संजोते थे, ऐसे ऐसे त्योहार मनाते थे जिसमें प्रकृति के नीचे दिया जलाया जाए, पेड़ों को उन पेड़ों को जो है उनकी पूजा की जाए ताकि वो हमें वर्षा दे, ताकि वो हमारी चीजों को, एक साइकिल बना हुआ था। आज वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। तो मनुष्य एक कैटेगरी है जो भुगत रहा है और दूसरा जो कर रहा है। समझ रहे? हाँ बिल्कुल, यहीं से सवाल और ये बनते हैं, जो चीजें मैं आपको बता रही हूं ना, ये मनुष्य भोगता नहीं करता है। इन सब चीजों पर ध्यान रखो। जितने सेंटेंस यहाँ लिखे हुए हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं, जो अंडरलाइन में आपको कर रही हूं। इतिहास के प्राप्त अनुभवों से इन्होंने देखा कि सबसे प्रकाशमान तथ्य है कि मनुष्य भोगता नहीं करता है। मनुष्य क्या है? भोगता नहीं करता है। और दूसरा आप यहां पर लिख लेंगे इस चीज को, कह रहे हैं कि इसी सत्य का अनुभव करके हमारे विचारकों ने कहा, न मनुष्यात श्रेष्ठतरम ही किंचितम, यानी कि मनुष्य से श्रेष्ठ कोई नहीं है। क्या कहा है हमारे इतिहासकारों ने? ना मानुषात श्रेष्ठ तरम ही किंचितम, यानी कि मनुष्य से श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई भी नहीं है। नदी नाले पेड़ पर्वत मिट्टी दुकानें पैसा सब रह जाएगा अगर मनुष्य उसका प्रयोग ना करे। ठीक है, यहां पर देखेंगे आप लोग, मनुष्य से बड़ा है केवल और केवल अपना विश्वास और स्वयं उसका रचा हुआ विधान। विधान यानी विधियां, लॉज, जो मैं अपने लिए विधियां बनाऊंगी वो सबसे बड़ी है। और जो भी हमने अपने अंदर विश्वास हम कर सकते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये विश्वास और इस विश्वास के लिए बनाए गए रूल्स कानून कायदे नियम वो सबसे बड़े हैं। अपने विधान विश्वास के सम्मुख ही मनुष्य विवशता अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी देता है। यानी कि जब मैं ये सोचूं कि मैं कुछ नहीं कर सकती या सकता, तो मैं इसी के सामने विवश हो जाऊंगी। और अगर मैं ये कहूं कि मैं सब कुछ कर सकती या सकता हूं, तो मैं इसी के सामने अपने आप को सबसे महान कृति के रूप में प्रकट कर सकती हूं। इसी सत्य को अपने चित्रमय अतीत की भूमि पर कल्पना में देखने का प्रयत्न है दिव्या। इसी विश्वास, इसी सत्य को चित्रमय अतीत की भूमि पर कल्पना में देखने का प्रयत्न किया है यशपाल ने दिव्या के माध्यम से। अपने ऐतिहासिक ज्ञान की न्यूनता को स्वीकार करता हूं। यदि लखनऊ म्यूजियम के अध्यक्ष श्री वासुदेव शरण अग्रवाल पीएचडी और बंबई प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष श्री मोती चंद्र पीएचडी तथा श्री भगवत शरण उपाध्याय का उदार सहयोग मुझे न प्राप्त होता तो वस्तुतः संभवतः असहाय रूप से त्रुटिपूर्ण होती है। वस्तु लखनऊ बौद्ध विहार के वयोवृद्ध महास्थिर भदंत बोधानंद के प्रति भी मैं कृतज्ञ हूँ। उनकी कृपा से बौद्ध परिपाटों के विषय में जानने की सुविधा हुई। बौद्धकालीन वेशभूषा और वातावरण को हृदयंगम करने में विशेष सहायता अजंता एलोरा की यात्रा से मिली। अजंता एलोरा के कलाकारों के प्रति कला प्रेमी संसार सदा आभारी रहेगा। परंतु इस कला दर्शन के लिए मैं अपने मित्र और चिकित्सक डॉक्टर प्रेमालाल साहा का कृतज्ञ हूँ। बहुत समय से यह पुस्तक लिखने का विचार था, परंतु कठिन समय में असुविधाओं के विचार से शैथिल्य और निरुत्साह बना रहा। शैथिल्य यानी कि जब शिथिल हो जाता है शरीर, कुछ करने का मन नहीं करता। निरुत्साह जब हमें उत्साह ना हो। डॉक्टर ने घसीट कर अपना कर्तव्य पूरा करा और कराया। इसी से एक काल्पनिक चित्र प्रस्तुत पुस्तक का रूप ले पाया। सबसे अधिक आभारी हूँ अपनी प्रेरणा के स्रोत अपने पाठकों का, जिसके बिना कला की साधना संभव नहीं है। ये आपके 1945 में ये शब्द 19 मई को कहे हैं यशपाल जी ने। और अतीत के रूप रंग की रक्षा के लिए इस पुस्तक में असाधारण भाषा और शब्दों का प्रयोग आवश्यक हुआ। इन शब्दों की अर्थ संगीता तालिका अंतों में दे दी गई है। आवश्यकता अनुसार आप उनका भी यूज कर सकते हैं। ये क्यों लिखा, कब लिखा और कैसे लिखा, ये लिखा है आपके यशपाल जी ने। कब ये लिखा है? मई 1945 में। और कहा है कि भाई इसमें कठिन शब्द मैंने क्यों लिए,
क्योंकि कठिन शब्द तत्समी शब्द मैंने इसलिए ली क्योंकि ये मैंने बुद्ध काल से प्रेरित होकर लिखी है। और अगर मैं बुद्ध काल की इन भाषाओं में अंग्रेजी का या अन्य किसी चीज का जो है प्रयोग करूंगा तो मेरे लेखक ही उसे खुद रिलेट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला पन्ना खोले मधु पर्व का, और मधु पर्व यानी कि एक प्रकार का पर्व मनाया जा रहा है। बहुत आसान है ये और बहुत मोटिवेट करने वाला उपन्यास है आपका ये दिव्या, है ना। कह रहे कला की अधिष्ठात्री यानी कि कला को धारण करने वाली अधिष्ठात्री के रूप में राजनर्तकी देवी मल्लिका, ठीक है, कि युवा पुत्री रुचिरा अकाल में काल कवलित हो गई। यानी कि एक राज नर्तकी है, जैसे राज नरेश होते हैं, राज मंत्री होते हैं, वैसे ही राज्य की नर्तकी जिनका नाम है मल्लिका, उनकी बिटिया थी रुचिरा, और ये रुचिरा दिव्या की सहेली भी थी, ठीक है। रुचिरा का अकाल में यानी कि अकाल समझ रहे, फेमाइन में, काल कवलित यानी कि मर गई। देवी इस शोक से अधीर होकर बहुत समय तक कला और समाज से विरक्त रही, यानी कि वैराग्य ले लिया, मतलब मुझे मेरे सामने कला उला मत लाइए, मुझे अपनी बिटिया की बहुत याद आ रही। कौन? देवी मल्लिका। संपूर्ण सागल नगरी यानी कि नगरी का नाम है सागल, मल्लिका के शोक से 2 वर्ष तक शोकातुर यानी कि उससे आतुर रही, और नीरस रहकर रात्रि में दीपहीन प्रदेश की भांति निष्प्रभ बनी रही। यानी कि जिस तरीके से रात में अंधेरा रहता है उसी प्रकार से पूरी सागल नगरी, क्योंकि सागल नगरी में मल्लिका का नृत्य एकमात्र एंटरटेनमेंट का तरीका था। अब मल्लिका जो है, मल्लिका की बिटिया मर गई रुचिरा, तो मल्लिका नाचने में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी, और इसलिए पूरी की पूरी सागल नगरी अंधेरी रात की तरह डूबी हुई थी। देवी मल्लिका ने वीणा पाणी देवी सरस्वती यानी कि वीणा पाणी, जिनके जो वीणा का पान करती हूँ, देवी सरस्वती ऐसा हाथ में लेके बैठी रहती है ना, उनकी ही पूजा करती थी। उनके प्रति कर्तव्य निष्ठा से अपनी असहाय शोक सहकर मन को वश में किया हुआ था। उन्होंने निश्चय किया चैत्र पूर्णिमा की संध्या मधु पर्व उत्सव के समय समाज में पुनः प्रवेश करेगी। यानी कि इस बार चैत्र माह जो होता है, नया वर्ष होता है कि नहीं, मार्च, तो उसमें इन्होंने कहा चैत्र पूर्णिमा की संध्या को हम 2 साल बाद सागल नगरी पुनः प्रवेश करेगी। किसमें पुनः प्रवेश करेंगी? नर्तकी की इस दुनिया में, और मधु पर्व उसका नाम होगा। सागल के मनोहर और विशाल ताल पुष्करणी में जल और तट पर जन लहरें ले रहा था। यानी कि ये वर्णन किया गया है कि सागल का जो मनोहर दृश्य है उसमें बाहर जो समुद्र आदि हैं उन पर तटों पर किस तरीके से लहरें उमड़ रही हैं। सूर्यास्त में अभी एक पहर शेष यानी शाम होने में एक पहर बचा है, 4 घंटे का लगभग ये हुआ है, 3-4-5 बजे का समय है, परंतु जहां तक दृष्टि जाती जन समूह उमड़ रहा था। भाई 2 साल हो गए नाच नहीं देखा किसी का। उस बढ़ते हुए विस्तार में जन उत्सव का मंडप ऐसा लग रहा था जैसे वर्षा काल की बाढ़ से दूर तक फैल गए नदी के जल में कोई छोटा सा द्वीप हो। यानी कि जिस प्रकार से जब बारिश आती है और बारिश में पूरे जल थल एक हो जाते हैं, उस समय कोई ऐसा आइलैंड दिखाई दे रहा हो, वैसा ये लग रहा था, क्योंकि सारी सागल नगरी में जन समूह एकदम से जो है बह रहा था। मंडप, कलशों, कदली, स्तंभों, यानी कि आज वैसे तो कदली के जो स्तंभ होते हैं यानी कि जो वृक्ष आदि उस पर लगाए जाते हैं ना मंडप। चलिए सर का समय हो गया है, अभी इसे कल पढ़ेंगे यहाँ से, बहुत मजेदार कल नहीं, कल तो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसे पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, यानी मंडे को। मंडे शायद देखते हैं क्या है, 15 अगस्त हुआ तो शायद क्लास नहीं होगी, है ना। तो इसको पढ़ते हैं हम, आप पढ़ना थोड़ा थोड़ा सा, इसी तरीके से समझ में आ जाएंगी चीजें जिस तरीके से मैंने अभी आपको पढ़ाई है। ठीक है जी, चलिए तो आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। मिलते हैं अगली क्लास।